Hello everyone, myself विनय शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय फिजिक्स. तो बेटा कल हमने डिस्कस किया था एनएलएम का पार्ट 1 और आज हम डिस्कस करेंगे एफबीडी का पार्ट 1. ठीक है ना. एफबीडी के अंदर हम फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे और एफबीडी एक लेंथी टॉपिक है. अगर समझने में आए तो 2 से 3 इसके वीडियो लग सकते हैं और इसमें आप फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, स्प्रिंग में भी पढ़ेंगे, टेंशन में पढ़ेंगे, मतलब स्ट्रिंग के अंदर पढ़ेंगे, स्प्रिंग में पढ़ेंगे, पुली के अंदर हम पढ़ेंगे, है ना. और कंस्टेंट मोशन है वो भी हम पढ़ेंगे. नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम के अंदर हम बात करेंगे, सूडो फोर्स की हम बात करेंगे. तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए एफबीडी के अंदर और उनको फिर अप्लाई करके देखेंगे. तो आप बहुत ध्यान से इन वीडियोज़ को ध्यान से देखें और हो सकता है कुछ बच्चों को ये एक बार में समझ में ना आए, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि वो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें बेटा, ताकि ये अच्छे से समझ में आए, क्योंकि नीट और जेईई के अंदर यहाँ से सवाल आते ही आते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ओके. तो बेटा देखो, आज हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की. अब फ्री बॉडी डायग्राम जो होते हैं उनको समझने से पहले, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम हमें तभी समझ में आएंगे जब हमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा. तो सबसे पहले हम कुछ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी फ्री बॉडी डायग्राम हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की. एक होती है बैलेंस फोर्स और एक होती है बेटा अनबैलेंस फोर्स, है ना. क्योंकि अगर ये समझ में आ गए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, तो आप किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स आसानी से लिख सकते हैं. तो बैलेंस फोर्स क्या होती है? अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? बैलेंस फोर्स कहलाएगी. जैसे मान लो इस बॉडी पर F1 फोर्स है, इधर भी F2 फोर्स है, दो फोर्स काम कर रही हैं और इन पर नेट इफेक्टिव फोर्स अगर 0 हो जाती है इस बॉडी के ऊपर, तो हम कह देते हैं कि ये बैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है. तो इसका मतलब जैसे मान लो कि एक बॉडी है और ये, इसी में एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये भी 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है. इन दैट केस जो नेट इफेक्टिव फोर्स होगी वो अपने पास कितनी होगी? 0. अनबैलेंस फोर्स का हम एग्जांपल लें तो इसमें जो नेट इफेक्टिव फोर्स होगी एफ नेट, वो 0 के बराबर नहीं होगी बेटा, है ना. उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये बॉडी है और इधर इस पर फोर्स काम कर रही है 10 न्यूटन और इधर काम कर रही है 2 न्यूटन, दैट बिकम्स F2. और तो नेट इफेक्टिव फोर्स है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी इस केस में? दैट विल बी 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8 न्यूटन. तो आपने जो नेट फोर्स लिखी है वो आपने कैसे लिखी? जब आपने बड़ी फोर्स को छोटी फोर्स में से घटा दिया, मतलब F1 में से आपने क्या घटा दिया बेटा? F2 घटा दिया ना. तब आपको F1 में से आपने जब क्या घटाया? F2 घटाया, तब आपको जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मिली. ठीक है. अब इसी तरह से हमारे पास कल हमने एक डिस्कस किया था, नॉर्मल फोर्स को डिस्कस किया था, है ना. तो नॉर्मल फोर्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, नॉर्मल फोर्स के अंदर हमने कल डिस्कस किया था कि कोई भी एक बॉडी है ना, एक रस्सी है या एक ब्लॉक है, वो अगर किसी सरफेस पर रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसके वेट की वजह से ग्राउंड पर फोर्स लगेगी और ग्राउंड वापस रिएक्ट करेगा उतनी ही नॉर्मल फोर्स के साथ, दैट विल बी एन, है ना. तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये एन किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के बराबर हो जाएगा. एन किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के. तो एक केस अपने पास ये बन जाता है. जैसे एक और केस हम लें कि अपने पास कोई ब्लॉक है, वो ऐसे रखा हुआ है और कोई दूसरा ब्लॉक बेटा इसके साथ ही रखा हुआ है और यहाँ पर एक और वॉल है इस तरह से, है ना. सीधा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा. ये कुछ ऐसे है और यहाँ इसके साथ एक दीवार के साथ लगा हुआ है. तो जो ब्लॉक ए है और बी है ना, अगर ये इस पर मैंने कोई नेट फोर्स लगाई तो ए और बी के बीच में ये जो लाइन है
है ना, ये नॉर्मल फोर्स कह लो चाहे इसका कॉन्टैक्ट फोर्स कह लो, ये यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अब होता क्या है कि ए बी पर फोर्स लगाएगा, दैट विल बी एन, और जितनी नॉर्मल फोर्स ए ने बी पर लगाई है उतनी बी वापस ए पर लगाएगा। अगर इसका वेट, सपोज इसका मास m1 है तो इसका वेट हो गया नीचे m1g, और जो ग्राउंड इस पर रिएक्ट करेगा नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो सपोज n1। इसी तरह से अगर जो बी ब्लॉक है इसका मास अपने पास m2g है, तो ये भी इस पर रिएक्ट करेगा, ऊपर की तरफ ग्राउंड रिएक्ट करेगा, दैट विल बी n2। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्लॉक ए पर जो फोर्स लग रही है वो कौन कौन सी लग रही है, इधर से एफ लग रही है, इधर से एन लग रही है, ऊपर की तरफ n1 काम कर रहा है, और नीचे इसका वेट है, दैट विल बी m1g। तो ये तो हो गया बेटा किस पर, ब्लॉक ए के ऊपर। इसी तरह से अगर मैं ब्लॉक बी पर देखूं तो इधर से काम कर रहा है एन, और इधर से देखो, इधर से क्या लगी हुई है, वॉल लगी हुई है ना, तो वॉल भी तो इस पर फोर्स लगाएगी, नॉर्मल फोर्स। तो मान लियो वॉल ने जो नॉर्मल फोर्स लगाई वो कितनी है, एन डैश, वॉल ने जो लगाई वो कितनी है, एन डैश। ऊपर की तरफ क्या मानी थी अपन ने, ग्राउंड ने जो m2 पे या बी ब्लॉक पे फोर्स लगाई थी वो n2 थी, और नीचे इसकी फोर्स कितनी थी, m2g, है ना। और बाकी नॉर्मल फोर्स के बारे में हम कल डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना, इससे पिछले वाले वीडियो में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। उसके बाद देखो कुछ और अगले टॉपिक्स हैं हमारे पास। अगली जो फोर्स है वो अपने पास आती है बेटा टेंशन। अब टेंशन हमने थोड़ा सा कल डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और क्योंकि मैंने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात की है, तो हम सिस्टम इक्विलिब्रियम का भी केस लेंगे कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तब हमारे पास नेट फोर्स क्या होंगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन इसमें टेंशन क्या होती है, कल मैंने बताया था ये एक पुलिंग फोर्स है। क्या है बेटा, पुलिंग फोर्स है। और जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स होती है वो एक पुशिंग फोर्स होती है। और टेंशन जो होती है वो रस्सी में अराइज होती है, अराइज इन ए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में अराइज होगी, है ना। और इसके अपने पास कुछ केसेस हैं, कल मैं डिस्कस कर रहा था कि एक रस्सी में जो टेंशन होती है वो दोनों तरफ से अराइज हो जाती है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं ना, जैसे मान लो ये अपने पास एक ब्लॉक है, इसका मास m है, और इसका वेट हो गया कितना, mg, और रस्सी में टेंशन क्रिएट होगी बेटा कितनी, t। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो t किसके बराबर आ जाएगा बेटा, mg के बराबर आ जाएगा। t किसके बराबर आ जाएगा, mg के। इसका एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है जो इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ एक ब्लॉक मान लो, इसको इधर एक और रस्सी से बांध दिया हमने। अगर इसका मास m है तो वेट कितना हो गया, mg। इधर एक टेंशन आ जाएगी, इधर एक टेंशन आ जाएगी, ठीक है ना, और रस्सियां अलग अलग हैं तो टेंशन अलग अलग है। एक दो तीन बातें मैं तुम्हें एफडी में बता दूं कि जब स्ट्रिंग का केस होगा, रस्सी का केस होता है ना, तो उसमें जितनी रस्सियां होती हैं, जितनी रस्सियां होंगी उतनी क्या होगी बेटा, टेंशन होगी। ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। दो रस्सियां हैं, दो टेंशन ले लो, तीन रस्सियां हैं, तीन टेंशन ले लो। तो यहाँ दो अलग अलग रस्सियां थी तो मैंने T1 और T2 ले लिया। अब इसके कंपोनेंट हम तोड़ेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, है ना। वो हम आगे देखेंगे जब मैं इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूँगा। और अगर यहाँ से मान लो ये एंगल वगैरह दे रखे हैं तो हम इसके कंपोनेंट डिराइव कर सकते हैं। और अगर मुझे T1 T2 फाइंड आउट करना है तो हम इसमें लेमी थ्योरम होती है, क्या होती है, लेमी थ्योरम। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम इसमें लेमी थ्योरम लगा सकते हैं जो कॉन्ग्रेंट फोर्सेस के लिए लिखी गई थी। ठीक है बेटा, आगे बात करेंगे। तो इसका अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और वो कहते हैं कि भाई सिस्टम है ना वो इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो फाइंड करनी है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग।
सभी स्ट्रिंग में, मतलब सभी क्या है, यहाँ दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में हमें क्या बतानी है बेटा, टेंशन बतानी है। तो पहले तो इसका ट्रेडिशनल मेथड देखो, फिर मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बताता हूँ। देखो क्या होता है कि इसका वेट नीचे की तरफ होगा, दैट विल बी 100 न्यूटन mg। इसका वेट नीचे की तरफ होगा, दैट विल बी 50 न्यूटन। ओके, उसके बाद क्या होगा कि ये एक रस्सी है और एक ऊपर रस्सी है, तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी, सपोज T1, ऊपर से भी T1 होगी, ऊपर तो टेंशन लगेगी नहीं, है ना, ऊपर लिख देते हैं चलो। और यहाँ पे टेंशन होगी T2, ऊपर वाली टेंशन को हटा दो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये अपने पास बन गई, दैट विल बी T2। तो नीचे वाली बॉडी पर जो फोर्स काम कर रही है वो ये है, ठीक है, और ऊपर वाली बॉडी पर जो फोर्स काम कर रही है बेटा वो ये है, ठीक है ना, क्योंकि जो टेंशन रस्सी में क्रिएट होती है वो एक ऊपर वाली बॉडी के लिए होती है, एक नीचे वाली बॉडी के लिए होती है। अब यहाँ ऊपर रूफ है तो रूफ के लिए, रूफ वो तो फिक्स है, ठीक है ना, वो फिक्स है, तो वहाँ पे हम टेंशन डिफाइन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ से इस डायग्राम के हिसाब से अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो T1 किसके बराबर आ गया, 50 + T2 के, और नीचे वाले के हिसाब से देखेंगे तो T2 किसके बराबर आ गया, 100 न्यूटन के। तो ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो T1 का आंसर कितना आ जाएगा, 150 न्यूटन। तो ये अपने पास हो गया इसका ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें मैं ये डायरेक्शन वगैरह दिखाऊं, है ना, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अब शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप बस ये देख लो कि रस्सी के नीचे कितना मास है, वो उसकी टेंशन हो जाएगी, है ना, रस्सी के नीचे कितना वेट लटका हुआ है वो उसकी टेंशन हो जाएगी। जैसे अगर मैं ऊपर वाली रस्सी के लिए देखूं, तो ऊपर वाली रस्सी के नीचे टोटल वेट देख लो आप कितना है, 50 तो इसका हो जाएगा और 100 इसका, तो इसका मतलब ऊपर वाली रस्सी में तो टेंशन होगी कितनी बेटा, 150, डायरेक्ट आ गया। और नीचे वाली रस्सी है उसके नीचे जो वेट लटका हुआ है वो सिर्फ 10 न्यूटन 10 केजी है, तो फोर्स कितनी आ गई बेटा उसकी, 100 न्यूटन। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है ना, ये थोड़ा आसान हो जाता है इससे फटाक से आंसर निकालने में, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, जैसे मैं एक लेके दिखाता हूँ, देखो इसको हटा दें, यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, इसका मास है 10 केजी, इसका है 5 केजी और इसका है 2 केजी। तो इसमें टेंशन मान लो T3, इस रस्सी में टेंशन T2 और इस रस्सी में टेंशन T1। तो अगर मेरे को कहा जाए कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और इन तीनों के बीच में इन रस्सियों के ऊपर टेंशन बताओ, तो मैं आसानी से बता दूंगा कि T1 के नीचे आप पढ़ो, इस पहली रस्सी के नीचे नीचे आप पढ़ लो कि कितना मास है, तो कितना है बेटा, 10 5 15 और 7 2 17, तो 170 न्यूटन। T2 के नीचे आप देखोगे कितना वेट है, तो 150 न्यूटन, और T3 के नीचे कितना वेट है बेटा, 100 न्यूटन। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस की। नेक्स्ट देखो, अब ये भी क्वेश्चन वैसे ही हैं दोनों के दोनों। तो देखो भाई अपने पास ये दो सवाल हैं, तो इसमें इसमें भी अब मान लेंगे ये सिस्टम है ना वो इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ऊपर वाली रस्सी को तो हमने मान लिया मासलेस, और नीचे वाली का मास हमने ले लिया सपोज 4 केजी, ठीक है भाई। तो वो कह रहा है इसमें इसमें हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड टेंशन एट ऑल पॉइंट्स। ये जितने भी पॉइंट हमने इस डायग्राम में दिखाए हैं, इसमें आप सभी पॉइंट पर क्या निकालनी बेटा, अपन को टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन कैसे निकालेंगे देखो, तो ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली रस्सी है इसमें तो टेंशन कितनी क्रिएट हो जाएगी, T1 और T1। तो ये बात तो क्लियर है कि भाई F पॉइंट पर और टेंशन है वो D पॉइंट पर क्या रहने वाली है, सेम। क्योंकि ऊपर वाली रस्सी के नीचे नीचे का वेट आप पढ़ोगे तो कितना आएगा, 10 15 25 और 4 29, तो वेट कितना हो गया बेटा, 290 न्यूटन। अब जो ये ई पॉइंट है, ये जिस रस्सी का मिड पॉइंट है वो है मासलेस रस्सी, क्या है, मासलेस रस्सी है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके नीचे भी वेट उतना ही रहेगा, तो इसका मतलब ई पॉइंट पर भी टेंशन क्या रहने वाली है बेटा, सेम।
क्योंकि देखो F और D तो एक ही रस्सी के दो पार्ट है ना, तो उसके नीचे जो वेट है वो तो अपन ने 290 ही है, लेकिन E पॉइंट है वो भी इस मासलेस रस्सी के, मासलेस रस्सी का मिड पॉइंट है, तो अपने पास क्या आएगा, इसका भी वेट कितना है, 290 न्यूटन ही रहेगा। लेकिन अगर नीचे वाली रस्सी की बात करें तो ये टेंशन हो गई T2 और इधर भी कितनी हो गई बेटा T2, है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो A पॉइंट है उसके नीचे नीचे का वेट कितना है, 15, 150 न्यूटन। और जो C पॉइंट है, अब जो C पॉइंट है उसके नीचे का वेट पढ़ो, C पॉइंट के नीचे एक तो 4 kg की तो रस्सी है और 15 kg का वेट है, तो C पॉइंट के नीचे नीचे का वेट पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 15 और 4 19, तो C पॉइंट के नीचे जो वेट हो गया वो 190 न्यूटन आ गया, तो टेंशन भी 190 न्यूटन हो जाएगी। और जो B पॉइंट है वो इस दूसरी रस्सी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब B पॉइंट है उस पर फोर्स कितनी होगी, तो B पॉइंट के नीचे नीचे का वेट पढ़ेंगे, तो रस्सी का इतनी इतनी रस्सी का वेट हो गया, एक तो 2 kg, B से A तक की रस्सी का वेट हो गया 2 kg और 15 इसका, तो कितना हो गया बेटा ये 170 न्यूटन। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हैं, तो आप इसका एक केस खुद बना सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। सेम अपने पास यही क्वेश्चन है, जैसे अपने पास यहाँ पर एक रोड दे रखी है, या रस्सी ले लो, रोड ले लो, एक ही बात है, उसका मास है 20 kg, नीचे वेट कितना है 100 न्यूटन, है ना। भाई ये 10 है तो मैं 100 न्यूटन बोल रहा हूँ सीधा, ठीक है, वेट बोल दिया मैंने। अब मुझे निकालना है A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, जो B पॉइंट इसके मिड में है वहां पे, और C पॉइंट पर। तो टेंशन है वो आप B पर निकालें, A पर निकालें और C पर निकालें, है ना, ये पॉइंट है भाई। तो देखो A पॉइंट के नीचे नीचे का वेट आप पढ़ेंगे तो 20 kg की तो रस्सी है और 10 kg का ये वेट है, तो टोटल कितना वेट हो गया बेटा 300 न्यूटन, तो टेंशन भी 300 ही होगी। अब जो B पॉइंट है वो इस रस्सी का क्या है या इस रोड का क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 kg तो इतनी इतनी रस्सी का हो गया वेट, है ना, इतनी इतनी रस्सी का कितना हो गया 10 kg, और 10 नीचे, तो B पॉइंट के नीचे नीचे का वेट कितना हो गया 200 न्यूटन। और जो C पॉइंट है वो ये पॉइंट है मिड वाला, है ना, बिल्कुल 100 के जस्ट ऊपर, इसके 10 kg के जस्ट ऊपर, तो इसका वेट कितना हो गया 100 न्यूटन, तो टेंशन है वो C पॉइंट पर कितनी होगी बेटा 100। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इनका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक हमें ब्लॉक दे रखा है जिसका मास है उसको अटैच किया गया है दो स्ट्रिंग के साथ, है ना, और वो कह रहा है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, हमें ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखो यहाँ पर दो रस्सियां हैं जो इस ब्लॉक से बंधी हुई हैं, सपोज इस ब्लॉक का मास है m और m की वैल्यू हम ले लेते हैं 4 kg, तो वेट कितना हो गया बेटा 40 न्यूटन। और इधर रस्सी एक है तो इधर टेंशन T1 हो गई, इधर रस्सी दूसरी है तो इसका टेंशन T2 हो गया। इफ दिस एंगल थीटा, तो इसके कंपोनेंट तोड़ोगे तो क्या आएगा T1 कोस थीटा, और इसके वर्टिकल कंपोनेंट पे अपन जाएंगे तो क्या आएगा T1 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अगर मान लो 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 साइन 30 कितना कोस 30, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सीधा ही लिख देते हैं। अगर थीटा 30 है तो ये T1 तो किसके बराबर आ जाएगा, इस डायग्राम से हम पढ़ें तो इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है सपोज, तो T2 तो किसके बराबर हो गया T1 कोस थीटा के, और T1 साइन थीटा है वो किसके बराबर हो गया 40 न्यूटन के, ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको, इसके फोर्स के कंपोनेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें इसी तरह से टेंशन देखनी है कि भाई रस्सी है तो टेंशन कैसे वर्क कर रही है, और अगर हमें इक्विलिब्रियम देखना है तो हमें ये देखना होगा कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम और वाई एक्सिस के अलोंग अपन को इक्विलिब्रियम देखना है बेटा, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स है वो आपको 0 के बराबर रखना है अगर हमें इक्विलिब्रियम दिया हुआ है तो, है ना। तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स पढ़नी है और वर्टिकल फोर्स पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसी तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को। अब इसमें भी वो यही कह दे सपोज टेंशन निकाल ले, इसमें कहते हैं कि टेंशन निकालो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इधर से हम फोर्स खींच रहे हैं 80 न्यूटन, तो इधर कितनी लगेगी टेंशन T, इसका मास अगर 6 है तो वेट हो गया 60 न्यूटन, और
अब इसके कंपोनेंट तोड़ लो, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा। तो टी के कंपोनेंट तोड़ोगे तो कितना आएगा भैया, दैट विल बी टी कोस थीटा। और इधर क्या आएगा बेटा, टी साइन थीटा। तो यहाँ से जो टी साइन थीटा है वो तो हो गया 80 के बराबर, और टी कोस थीटा है वो हो गया अपना 60 के बराबर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, टेन थीटा, कट जाएगा, दैट विल बी 8/6 विच इज इक्वल टू 4/3। तो थीटा आ गया अपने पास टेन इनवर्स 4/3। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम इक्विलिब्रियम ही सेटअप कर देंगे, लेफ्ट वाली फोर्स लेफ्ट के बराबर, राइट वाली फोर्स के बराबर, अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। ठीक है बेटा। तो अब देखो हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट केस है वो क्या होगा। ठीक है, और नेक्स्ट केस है, देखो इसमें और इसको सोल्व सिंप्लीफाई करना चाहें ना तो वो भी कर सकते हैं। देखो ये 4/3 तो सोल्व हो जाएगा कैसे, अगर हमने एक ट्रायंगल पढ़ी है दैट विल बी 3 4 5, तो उसमें अगर ये 37 डिग्री है तो ये 3 4 5 और ये हो गया 53 और ये हो गया 90। तो अगर इस ट्रायंगल से मैं टेन थीटा पढ़ूं तो 4/3 कितने डिग्री पर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा 4/3। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, 53 डिग्री के बराबर आ गई। ऐसे अपन पढ़ सकते हैं और इसके टेंशन भी निकाल सकते हैं। टेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो अब आसानी से और आसानी से निकल जाएगा। साइन 53 पढ़ो इसमें, साइन 53 इज इक्वल टू 80, तो कितना आ गया टी साइन 53 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5 इज इक्वल टू 80, 4 से काटोगे 20 एंड टेंशन आ गई बेटा 100 न्यूटन। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक स्फीयर दिया गया है जो कि इक्विलिब्रियम में है और फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन। तो इस पर बताओ फोर्स कैसे निकालेंगे। तो भाई इसको निकालना बहुत आसान है, इसके कंपोनेंट रिजोल्व करो। पहले तो देखो नॉर्मल फोर्स और वेट कितना काम कर रहा है, तो बेटा वेट तो देखो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, वेट कहाँ काम कर रहा होगा इसका, नीचे की तरफ। मास 10 है तो वेट हो गया 100, और इधर से एक नॉर्मल फोर्स काम कर रही होगी दैट विल बी N1, और इधर से एक नॉर्मल फोर्स काम कर रही होगी दैट विल बी N2। क्लियर, और इन नॉर्मल फोर्स को हम बढ़ाएंगे ऐसे लाइक दिस, तो ये 90, ये 90, 60 90, ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 30, ये कितना आ गया 90 30, और ये कितना आ गया 60। ठीक है भाई, तो एक तरह से हम इसको देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये तो हो गया N2, ये हो गया N1, ये हो गया 100 न्यूटन। ठीक है, लाइक दिस। अब इसको देखेंगे तो ये एंगल जा रहा है अपना 60, ये जा रहा है 30, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा 90। ठीक है, और ये एंगल हो गया अपना 90, ये एंगल हो गया 90। तो इसमें इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। कंपोनेंट रेजोल्यूशन से भी हम इसको कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट तोड़ लो कि N1 का कौन सा कंपोनेंट इसके अलोंग है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं दोनों केस ले लेता हूँ, एक बार तो लेमी थ्योरम भी हम डिफाइन कर देंगे, है ना, और एक बार इसके कंपोनेंट रेजोल्यूशन भी हम देख लेते हैं। देखो तो इसके कंपोनेंट रेजोल्यूशन के अंदर जब हम बात करेंगे तो देखो कैसे हम डिस्कस करेंगे। इसके कंपोनेंट तोड़ो, तो देखो इसके कंपोनेंट रेजोल्यूशन हम कैसे तोड़ेंगे। तो N2 का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना आएगा, दैट विल बी N2 cos 60, इधर आएगा N1 cos 30, और इधर दोनों के कंपोनेंट हो जाएंगे दैट विल बी N1 sin 60, और इस 100 को ऊपर कर लो थोड़ा सा, इसका वेट है और इस तरह से नीचे की तरफ होगा 100 न्यूटन। ठीक है, इसी चीज़ को हमने लिखा है, और इधर से लिखेंगे तो ये N2 cos 60 और ये हो गया N1 sin 30।
तो मैंने n1 n2 के कंपोनेंट तोड़ लिए, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या बनेंगे बेटा, इनके कंपोनेंट तोड़ेंगे, इक्विलिब्रियम सेटअप करेंगे तो n2 कोस 60 है वो किसके बराबर हो गया, n1 कोस 30 के, क्योंकि लेफ्ट राइट के बराबर होगी, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी। तो एक मेथड तो ये है जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि n1 कोस 30 है वो किसके बराबर हो गया, n2 कोस 60 के, और n2 साइन 60 प्लस n1 साइन 30 बराबर 100। तो ये दो इक्वेशन अपने पास बनेंगे इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो इनसे अपन n1 n2 फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका एक और केस अपने पास बनता है, जैसे अपन एक लेमी थ्योरम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लेमी थ्योरम, है ना। अब ये लेमी थ्योरम कैसे वर्क करती है, देखो एक केस ले लेते हैं, देखो मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें लेमी थ्योरम बताते हैं। लेमी थ्योरम क्या कहती है कि अगर तीन फोर्सेस हैं और वो तीनों कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट मतलब जो जिनका इक्विलिब्रियम मतलब ओरिजिन पॉइंट सेम हो, है ना। तो ये तीन फोर्स हैं, दैट विल बी F1 F2 F3, इसके सामने एंगल मान लो अल्फा, ये बीटा और ये हो गया गामा। तो लेमी थ्योरम ये कहती है कि F1 है वो साइन गामा, F1 अपॉन में साइन गामा, F2 के सामने वाला एंगल कौन सा है, बीटा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा, और F3 है वो किसके बराबर होगा, F3 के सामने वाला एंगल अल्फा है, दैट विल बी साइन अल्फा। ये तीनों फोर्स का रेशियो है वो बराबर होगा, ये कहती है भाई लेमी थ्योरम। समझ में आया कि F1 के सामने वाला एंगल है गामा, तो F1 अपॉन में साइन गामा, F2 अपॉन में साइन बीटा और F3 अपॉन में साइन अल्फा। जो इसके सामने फोर्स के सामने जो एंगल है वो अपन ले लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से जो हम काम कर रहे थे उसी पे आते हैं। देखो अब यही लेमी थ्योरम मैं इस पे भी लगा सकता हूँ, कैसे लगाएंगे, देखो इस पे लगा के देखें, यही लेमी थ्योरम, उसी केस में चलते हैं। देखो अगर मैं यही केस इस पे लगाऊं, देखो लेमी थ्योरम लगाते हैं, दैट विल बी n2, दैट विल बी n1, नीचे जा रहा था 100 न्यूटन, ठीक है, और ये कुछ ऐसे था, दैट विल बी 30, दैट विल बी 60, ठीक है भाई। इस तरह से हम बात कर रहे थे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसका कंपोनेंट यही था, ठीक है, नहीं ये इधर 60 है और इधर 30 है, हाँ ठीक है, एक 60 हो गया एक 30 हो गया, और ये n2 और ये n1 है ना, वो इधर उधर ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद मैंने इधर वाला n1 मान रखा था, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये 90 हो गया और ये 90 ये 90, ठीक है भाई। तो 100 के सामने वाली एंगल कितनी है बेटा, 90, तो 100 बाय साइन 90। n1 के सामने वाला एंगल कितना है, n1 के सामने एंगल देखो, ये 60 हो गया ये 90 हो गया तो 150 हो गया, दैट विल बी साइन 150। n2 के सामने वाला एंगल कितना है, n2 के सामने है 90 और प्लस 30, दैट विल बी 120। तो इस तरह से हम लेमी थ्योरम का यूज करके, एक मिनट, इस तरह से हम लेमी थ्योरम का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाओ उसी पे। अब हमें ये केस दे रखा है, तो चाहे तो हम लेमी थ्योरम इस इधर वाले पे भी लगा सकते हैं, जो इधर वाला डायग्राम है इसको भी हम लेमी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ये कह रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और टेंशन बताओ सबकी, है ना। तो देखो कैसे बताएंगे, तो पहले यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, यहाँ T4 है, और देखो इसमें 37 डिग्री एंगल दे रखा है। तो मैंने अभी तुम्हें समझाया कि एक ट्रायंगल अपन लें जिसमें ये एंगल 37 कब होगा, जब ये सामने वाला परपेंडिकुलर 3, 4 और 5 हो। तो अब इसकी टेंशन को तोड़ लो, तो हम टेंशन को तोड़ेंगे, देखो इधर तोड़ो इधर तोड़ो, तो T1 को तोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, ये 45 है तो ये भी कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। तो T1 किसके बराबर आ गया, T1 कोस 45, इधर आएगा T1 साइन 45, एक तो ये बन गया।
T2 इधर काम कर रहा है, ये एंगल 37, तो ये भी एंगल कितना हो गया 37। अब जिधर T1 cos 45 काम कर रहा है उधर ही कौन काम करेगा, T2 का कंपोनेंट काम करेगा, कौन सा, T2 cos 37 भी उधर ही काम करेगा। इधर कौन काम करेगा, दैट विल बी T2 sin 37। तो अभी ऊपर वाले को छोड़ दो, पहले हम इधर इधर वाले को डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, हिल नहीं रही कोई भी स्ट्रिंग, है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट फोर्स बराबर है और अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 sin 45 है वो किसके बराबर है, T2 sin 37 के। और इसमें T2, ये तो लेफ्ट राइट हो गई, T2 cos 37 है वो T1 cos 45 और किसके बराबर होगा ये 350 न्यूटन। तो एक इक्वेशन ये बन गई, इसको न्यूटन को छोड़ दे लिखना, ठीक है, ये हो गया। तो ये मैंने इधर वाले केस से डिस्कस किया है, तब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 बनी हुई है, ठीक है। सिमिलरली अब इस पे तोड़ो, तो एक ये T3 है और एक इधर T4 है। तो पहले T3 को तोड़ लेते हैं, तो T3 का कंपोनेंट देखो, इसके साथ एंगल 30 है, तो ये क्या आ गया T3 cos 30 और इधर क्या आएगा T3 sin 30। ओके, तो अब इतने इतने हिस्से पर हम लगाएंगे इक्विलिब्रियम। तो लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, तो T4 तो किसके बराबर आ गया T3 sin 30 के, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 3। और अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स करेंगे तो T3 cos 30 किसके बराबर होगा बेटा 100 न्यूटन की। तो क्या मैं यहाँ से T3 निकाल सकता हूँ, सबसे पहले हम T3 निकालेंगे, T3 को इसमें पुट करेंगे T4 आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह से मैं पहली इक्वेशन से T1 T2 का रेशो निकालकर इस दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा तो T1 T2 का भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास टेंशन क्रिएट हो रही है वो अपनी बननी शुरू हो जाएंगी। तो बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अब पुली को, है ना, हम आइडियल पुली को डिस्कस करेंगे। आइडियल पुली के जो केस है हमारे पास, उसमें हम मान के चलेंगे कि पुली है वो मासलेस है और उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, मासलेस है, कोई फ्रिक्शन उसमें काम नहीं कर रहा है, तो वो हम आइडियल केस लेंगे पुली के। और सपोज हमने एक पुली कंसिडर की और एक स्ट्रिंग ऊपर है बेटा और दो बॉडी हैं वो यहाँ पर लटकी हुई है, एक का मास m1 है, एक का मास क्या है m2 है, ठीक है। तो ये एक पुली है और इसके अक्रॉस हमने दो स्ट्रिंग लटका रखी हैं और इसके ऊपर टेंशन T, तो यहाँ पे भी टेंशन T हो गई। इसका वेट हो गया हमारे पास m1g के बराबर, इसका वेट हो गया हमारे पास m2g के। और पुली आइडियल है तो देखो यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में जो टोटल टेंशन होगी वो किसके बराबर होगी 2T के बराबर। तो ये आइडियल पुली के केसेस हैं और इन्हीं को हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे पहला केस हमारे पास ये हो गया, इसके और केस ले सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल हम लेंगे इसमें, जैसे हमारे पास यहाँ पर सपोज एक पुली है लाइक दैट और हमने एक मास यहाँ रख दिया है, एक मास यहाँ रख दिया, सपोज ये 5 kg है और ये भी अपने पास 5 kg है, ठीक है। और इस केस में इसका वेट कितना हो गया 50 न्यूटन, इसका भी वेट कितना हो गया 50 न्यूटन, टेंशन इसमें हो गई T और इसमें भी हो गई T। तो वो पूछेगा कि भाई ऊपर वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी T डैश, तो T डैश हमारे पास यहाँ होगी बेटा 2T के बराबर और T किसके बराबर है यहाँ पर 50 के, तो 2 इंटू में 50 दैट विल बी 100 न्यूटन, किसके बराबर होगी 100 न्यूटन के। अब इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, इसमें वो कह रहा है कि यहाँ पर एक मास हमने लटका रखा है दैट विल बी कैपिटल स्मॉल m और ये एक 10 kg है और ये सारे के सारे केस हैं वो स्टेबल, सॉरी
ये सारे केस हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। और हमें ये m फाइंड आउट करना है। इनमें, इन दोनों में, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मास। इसमें m फाइंड करना है और इसमें m2 और इसमें m1, ये m1 है और यहाँ m2। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, ये जो स्ट्रिंग है ये एक ही है और आइडियल है, तो भाई ये इस पे t हो गया, इस पे t हो गया, इस पे भी t हो गया, t नहीं, t और t कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2t। इसका वेट हो गया हमारे पास 100 न्यूटन, है ना। तो ये बात क्लियर है कि इस डायग्राम से हमारे पास t है वो 100 न्यूटन है और ये 2t है, तो यही स्ट्रिंग इस पुली से बंधी हुई है, तो यहाँ पे भी कितना टेंशन आ जाएगा, 2t। तो ऊपर कितना हो गया, 4t। उसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ m निकालना है। तो t अगर 100 है और ये 2t है, वो किसके बराबर हो गया, mg के। तो क्या आएगा यहाँ से, 2t अगर हमारे पास mg के है और इसने m की वैल्यू पूछी है, तो ये आ गया 2 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू हमने रख दी 10। काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 20 kg। सिमिलरली इस वाले केस में बात करेंगे, तो क्योंकि आइडियल है और हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, है ना, मासेस हैं वो इक्विलिब्रियम में है, तो ये t है, ये t है, यहाँ पे नीचे हो गया 100 न्यूटन, दैट विल बी 2t। इधर भी आ जाएगा अपने पास 2t, आगे आ गया अपने पास 4t, इधर भी आ गया अपने पास 4t और ऊपर वाले पे आएगा 8t, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसमें और इसमें, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रिंग थी इसमें दोनों तरफ टेंशन टी टी है, तो टी किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, इस केस में टी है वो 100 न्यूटन के बराबर आएगा। अगर टी 100 है तो यहाँ पर जो 2t है वो किसके बराबर, m1g के, और 4t है वो किसके बराबर आ गया, m2g के। तो क्या आएगा यहाँ से, तो 2t इज इक्वल टू कितना आ गया, m1g। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो m1 किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी 200 डिवाइडेड बाई 10, अगेन 20 kg। और जब मैं 4t इज इक्वल टू m2g रखूँगा तो यहाँ से m2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा, 400 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 40 kg। कितना आ जाएगा, 40 kg। तो एक ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें ये दो मासेस निकालने हैं। तो इसका वेट तो कितना हो गया हमारे पास, m1g, इसका वेट किसके बराबर हो गया, m2g। अब यहाँ पर देखो टेंशन पड़ेंगे, तो ये t, ये t, ये भी t, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 2t आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, ये भी t आ जाएगा। तो अगर मैं इसका वेट पढ़ूंगा दैट विल बी 100 न्यूटन। तो इस डायग्राम के हिसाब से हमारे पास जो t होगा वो 100 न्यूटन है एंड 2t है वो किसके बराबर, m1g के। दैट विल बी m1 इज इक्वल टू 2 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कितना आ गया, 20 kg। और अगर मैं m2 को पढ़ूं तो t है वो किसके बराबर है, m2g के। तो m2 किसके बराबर आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 10। सोल्व करेंगे तो ये 10 kg आ गया। तो m2 तो आ गया 10 kg और m1 आ गया अपने पास 20 kg। अब जैसे ये वाला डायग्राम है, इसको हम पढ़ेंगे तो इसका 100 न्यूटन ये आ गया, यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ कितना हो जाएगा 2t पुली के ओवर, इधर 2t है तो इधर भी कितना आएगा 2t। इफ इट मेक सम एंगल थीटा तो इधर 4t, तो इधर इस टेंशन, ये भी टेंशन कितनी होगी 4t। और तुम्हें पता है कि हमारे पास जो इंक्लाइन प्लेन है उसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का, mg साइन थीटा। क्योंकि नीचे mg और mg कोस थीटा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने नॉर्मल फोर्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो बार बार इस बात को नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो इस डायग्राम में t तो किसके बराबर है, 100 न्यूटन के बराबर। तो t अगर 100 न्यूटन के बराबर है तो 4t हो गया 400, और इधर है 4t,
किसके बराबर, एम जी साइन थीटा के। अगर 40 हमारे पास एम जी साइन थीटा के बराबर है, क्योंकि हमें एम ही फाइंड करना था, तो एम किसके बराबर आ गया, 400 डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। तो जी की वैल्यू होती है 10, काट देंगे तो 40 डिवाइडेड बाई साइन थीटा आ जाएगा बेटा। और साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, उसको पुट करेंगे तो हमारे पास एम आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं ऐसे, तो यहाँ पे टी, इसका वेट हो गया एम जी, यहाँ पे भी टी हो जाएगा, यहाँ पे भी टी हो जाएगा, यहाँ पे भी टी हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया बेटा, 2t। और इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, वो किसके बराबर होगा, 300 न्यूटन के, है ना। मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसका जो हम डायग्राम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इस वेट के ऊपर ऊपर टेंशन देखो कितनी है, तो 2t यहाँ पर है और t यहाँ पर है, तो ये किसके बराबर आ गया, 3t इज इक्वल टू 300 के बराबर आ गया। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 न्यूटन आ गया। अगर t 100 न्यूटन है तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा, t इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, mg के, क्योंकि यहाँ पर तो टी एम जी ही है। क्या आ गया यहाँ से, m इज इक्वल टू 10 kg आ गया। तो इस तरह के हम केसेस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाला है, इसमें m बताओ, तो यहाँ पे 15 है, तो ये कितना हो गया, 150। इसमें भी हमें m ही फाइंड करना है, और केस वही है, इक्विलिब्रियम के ही है। ये t हो गया, ये t हो गया, ये t हो गया, क्योंकि ये एक ही रस्सी है, और आपको बताया था मैंने, रस्सी एक है तो टेंशन भी सेम ही रहने वाली है, और वैसे भी हम आइडियल केस ले रहे हैं। तो ये 2t हो गया, और ये कितना हो गया, mg। तो यहाँ उल्टा हो गया पीछे वाले केस से, 3t किसके बराबर है, mg के, और t किसके बराबर है, t यहाँ देखो 150 के। तो t की वैल्यू यहाँ जब 150 रखेंगे तो ये 450 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू mg। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 45 kg आ गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना है भाई, दैट विल बी 100। ये आ गया t, 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 इसमें भी t, इसमें भी t, 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 तो नीचे कितना आएगा बेटा, 2t, यहाँ पे भी 2t, और यहाँ पे भी 2t। तो वेट कितना हो गया, दैट विल बी mg। तो यहाँ से देखो 2t, 2t और 2t, इस mg के ऊपर जो टोटल टेंशन है वो कितनी है, 60 इज इक्वल टू किसके बराबर, mg के। और यहाँ जो टेंशन है वो कितनी है अपने पास, 100। तो ये 600 किसके बराबर, mg के। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60 kg। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चन है हमारे पास वो किस तरह से आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर आइडियल केस पे। अब इसके आगे चलते हैं अपन, और इसके जो बाकी केसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं बेटा। देखो, एक इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे अब, है ना, पुली के ही सारे केस डिस्कस करेंगे, टेंशन के, सॉरी पुली के अलावा, ये तो पुली के थे, अब इसके टेंशन के रिगार्डिंग भी होंगे। देखो, एक कई बार पुली पे ये केस आता है, एनसीईआरटी के अंदर ही दे रखा है कि अपने पास कोई एक लिफ्ट है, मूविंग लिफ्ट है ना, और उसको पुली के अक्रॉस ऐसे लगा रखा है, लाइक दिस, और एक प्लेटफॉर्म है जो इससे इस तरह से अटैच किया गया। और ये एक रस्सी है, यूं। एक पर्सन है जो यहाँ खड़ा है, जो इस पुली को खींच रहा है बेटा। अगर पर्सन का मास 60 kg है और पुली का मास 20 kg है, ठीक है, तो वो ये कहेगा कि बताओ इस पर नॉर्मल फोर्स कितनी होगी, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन, सॉरी, नॉर्मल फोर्स बिटवीन मैन एंड लिफ्ट। लिफ्ट कह लो या कोई प्लेटफॉर्म है, मूविंग प्लेटफॉर्म,
है ना। तो ये वाला केस वो डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो टोटल वेट है प्लेटफॉर्म का 60 तो आदमी का, 20 इसका, तो टोटल हो गया 80 और वेट हो गया 800 न्यूटन जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। और इसमें जो टेंशन इधर होगी वही इधर होगी, ठीक है। तो हमें ये जानना चाहता है कि भाई ये टेंशन है कितनी और इसमें नॉर्मल फोर्स कितनी होगी। एक तो हमें नॉर्मल फोर्स बतानी है बिटवीन मैन एंड लिफ्ट या मैन एंड प्लेटफॉर्म। और तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जो कांटेक्ट फोर्स होगी, आदमी है वो इस पर फोर्स लगा रहा है 800 न्यूटन, और सेम नॉर्मल फोर्स है क्योंकि ग्राउंड से टच है ना, देखो ऐसे, ये ऐसे इस तरह से ग्राउंड और इसके बीच में ये जो नॉर्मल फोर्स है वो इस तरह से काम कर रही है। तो हम एक एक करके देखें कि भाई प्लेटफॉर्म पर कौन सी फोर्स लगी है और ग्राउंड पर कौन सी लगी है। तो पहले मैन का देखते हैं। तो देखो आदमी ये अपने पास है, और जब ये इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ये रस्सी को पकड़ रखे है, तो रस्सी के अंदर टेंशन हो गई टी, और नीचे की तरफ फोर्स ये लगा रहा है कितनी, भाई सिर्फ मैन की बता रहे हैं, तो मैन ने लगाया 600 न्यूटन क्योंकि मैन का मास 600 न्यूटन है। और जो नॉर्मल फोर्स है वो कितनी होगी जो आदमी पर लग रही है ऊपर की तरफ, ये ऊपर वाली आदमी के लिए है, और नीचे वाली जो नॉर्मल फोर्स है ग्राउंड पे, कांटेक्ट फोर्स मतलब प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म पे है और ये ऊपर वाली आदमी पे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि टी प्लस एन है वो किसके बराबर आ गया, 600 न्यूटन के। तो इसको दे दें हम इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं लाइक दिस, तो तुम देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे भी टेंशन प्लेटफॉर्म पे डिफाइन कर दिया, दैट विल बी टी। इसका वेट हो गया कितना बेटा 20, तो ये हो गया 200 न्यूटन नीचे की तरफ, और जो नॉर्मल फोर्स है वो भी कहाँ काम कर रही है, नीचे की तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, दैट विल बी टी इज इक्वल टू एन प्लस 200, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको एक तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगी, टी माइनस एन इज इक्वल टू 200। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब एक और इस दो इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, ऐड करो, तो 2t किसके बराबर आ गया, दैट विल बी 800, एंड t इज इक्वल टू कितना आ गया 400 न्यूटन। अगर टेंशन हमारे पास 400 न्यूटन है तो किसी भी एक वैल्यू में पुट करेंगे तो नॉर्मल फोर्स कितनी आ जाएगी, 400 माइनस 600 कितना आ गया 200 न्यूटन। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपने पास इसके देखो एक शॉर्ट ट्रिक भी है, डायरेक्टली हम इसके शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे, ठीक है ना, कि भाई नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रही है और जो बॉडी का वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो हम नॉर्मल फोर्स उससे भी उस फंक्शन से भी इसमें काम कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे है ऊपर ये टी तो ऊपर कितना चला जाएगा 2t, और 2t किसके बराबर, जो पीछे अभी हम करके आए हैं पुली वाले केसेस इन सब में, जैसे यहाँ टी टी तो नीचे की तरफ 2t, है ना, या इन वाले क्वेश्चंस में हम करके आए हैं कि भाई ये टी तो ऊपर कितना हो गया 4t। तो इसका एक और मेथड है, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, इसका सेकंड मेथड या ट्रिक मेथड है, ये तो जर्नल मेथड था। जो ट्रिक मेथड है वो क्या कहता है कि जैसे ये पुली थी, इसके ऊपर टेंशन कितनी हो जाएगी 2t, और नीचे कितनी है टी टी, और जो टोटल वेट है प्लेटफार्म और आदमी का वो नीचे की तरफ कितना काम कर रहा है 800 न्यूटन, देखो यहाँ दिखाया हुआ है। तो इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2t है वो किसके बराबर आएगा बेटा 800 न्यूटन के। तो t की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 400 न्यूटन। और एक बार टेंशन आ गई तो नॉर्मल फोर्स तो हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी एक वैल्यू में रखकर, ठीक है। तो ऐसे भी इसको कर सकते थे, टेंशन तो 1 मिनट में निकलाते। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, इस तरह के क्वेश्चन भी बेटा बहुत सारे आते हैं। वो कहेगा कि दो ब्लॉक्स हैं वो आपस में चिपके हुए हैं, है ना, इस तरह से, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और इस पर फोर्स लगी है F, लाइक दिस। तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स बताओ कितनी होगी, क्या कहेगा, फाइंड
कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू मान लो 100 न्यूटन है, M2 हमारे पास 2 kg और जो M1 है वो हमारे पास 1 kg है, तो भाई देखो नॉर्मल फोर्स है वो कैसे डिफाइन होगी, इन दोनों के बीच में ही तो लग रही है। अब इन दोनों के बीच में लगेगी तो क्या होगा, देखो ऐसे, दैट विल बी n, दैट विल बी n। तो एक n इसके लिए है, एक n इसके लिए है, ठीक है भाई। तो वो कहेगा कि भाई इसका पहले तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो पहले तो टोटल फोर्स किसके बराबर होगी, टोटल मास और टोटल एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, और डिवाइडेड बाय 3, तो एक्सेलरेशन आ गया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पर इंडिविजुअली हम फोर्स लगाएंगे, तो देखो पहली बॉडी ने दूसरी पर फोर्स लगाई और दूसरी ने पहली पर फोर्स लगाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो M1 है ना, इस पर तो एक ही फोर्स काम कर रही थी N, और जो M2 है इस पर एक फोर्स इधर काम कर रही है, एक फोर्स इधर काम कर रही है N, ऐसे। तो इसका मतलब N तो किसके बराबर हो गया हमारे पास, M1 A के, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों का कॉमन ही हो गया ना, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से ही मूव कर रही है, और जो इसका भी एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन है, तो इस पर फोर्स एक ही काम कर रही है और इस पर फोर्स अरे यार गड़बड़ हो गई। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कुछ इस तरह के आते हैं जिसमें दो ब्लॉक्स हैं वो आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं और कोई फोर्स इस पर अप्लाई की जा रही है ना। जैसे मान लो कोई फोर्स है अपने पास 100 न्यूटन है, वो हमने अप्लाई की, एक का मास हमने ले लिया अपने पास 2 kg और एक का मास ले लिया 5 kg। तो पहले तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो इसका टोटल फोर्स किसके बराबर होगी, टोटल मास क्योंकि कंबाइंड है, टोटल एक्सेलरेशन, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया 100 डिवाइडेड बाय, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट ना लिखकर, एक्सेलरेशन किसके बराबर, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसा करो तुम, चलो यही ले लेते हैं 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है कोई बात नहीं, 2 और 5 ले लिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कहता है भाई इसका एक्सेलरेशन, तो ये तो हो गया कॉमन एक्सेलरेशन। अब इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स भी एक्सप्लेन करो। अब देखो इन दोनों में कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे एक्सप्लेन होगी, अब ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी कॉन्टैक्ट और ये इस पर लगाएगी, तो इसका N और इसका N, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं पहली बॉडी को देखूं 2 kg वाली बॉडी को देखूंगा और एक बार हम 5 kg वाली बॉडी को देखेंगे, तो इसमें इधर तो फोर्स लग रही है भाई कितनी 100 न्यूटन, इधर इस पर नॉर्मल फोर्स काम कर रही है N, इस पर इधर फोर्स काम कर रही है N, इस पर सिर्फ एक ही काम कर रही है, और इसका एक्सेलरेशन हमने निकाला है, ये भी एक्सेलरेशन क्योंकि दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन है, तो इस तरह से काम कर रहा है। तो एक पहली बॉडी पर हम जब टोटल फोर्स लिखेंगे, तो क्योंकि हमने शुरुआत में इस वीडियो के शुरुआत में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को लिखना सिखाया था, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स किसके बराबर आ गया, टोटल फोर्स किसके बराबर आ गया 100 माइनस N, ठीक है। और क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसकी तरफ है 100 की तरफ, तो 100 वाली फोर्स बड़ी होगी और N क्या होगी छोटी, और इसमें तो N किसके बराबर होगा 5 A की। तो अगर मैं इस इक्वेशन का इसमें A की वैल्यू पुट कर दूं, तो N का आंसर आ जाएगा अपने पास, दैट विल बी 2 इंटू में सॉरी 100 माइनस, और A की वैल्यू कितनी है 200 डिवाइडेड बाय 7। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास N का आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे अपन नॉर्मल फोर्स भी निकाल सकते हैं, या यहाँ से भी N का आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है, दैट विल बी 5 इंटू में
ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वो पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब ये एक की जगह मान लो दो, दो की जगह तीन बॉडी भी आ सकती हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। एक बार थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसमें डायग्राम को, ताकि गलती ना हो। ये मान लो M1, ये मान लो M2 और ये मान लो M3। इधर से मैंने कोई फोर्स लगाई तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स होगी मान लो N1 N1, इन दोनों में कांटेक्ट फोर्स होगी N2 और N2। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। इस बार मैं वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, आप वैल्यू आप खुद भी मान सकते हैं कोई भी। तो इसका टोटल एक्सेलरेशन ये हो गया। और अगर मैं पहली बॉडी पर देखूंगा तो फोर्स कौन कौन सी लग रही है, पहली बॉडी पर टोटल फोर्स लिखेंगे तो टोटल मास टोटल एक्सेलरेशन के इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर ही होगा, तो M1 के ऊपर एक तो फोर्स काम कर रही है F और ये काम कर रही है N1। M2 पर इधर से काम कर रही है N1, इधर से काम कर रही है N2। M3 पर सिर्फ काम कर रही है N2 जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो पहली बॉडी पर आ गया अपने पास देखने में कुछ ऐसा कि भाई इधर काम कर रहा है N1 और इधर काम कर रहा है F, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन F की डायरेक्शन में है, तो ये हो गया F माइनस N1। दूसरी बॉडी पर फोर्स कैसे काम कर रही है, इधर तो काम कर रही है N1, इधर काम कर रही है N2। तो टोटल मास टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू N1 माइनस N2। तीसरा लिखेंगे M3A इज इक्वल टू, है ना, वो होगा N3 N2 के बराबर। तो ये तीन इक्वेशन हमें बनेंगी, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हम इस बार एक रस्सी मान लेते हैं। ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात हुई। अगर मान लो इनके बीच में एक रस्सी है इस तरह से और मैंने कोई फोर्स लगाई, है ना, और ध्यान रहे ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से माने जाते हैं, है ना, तो ये आप ध्यान रखें। तो मान लो कि इंपॉर्टेंट तो सारे हैं पर ये वाले कुछ ज्यादा ही। ये इसका मास हमने मान लिया 2 kg, इसका मास मैंने मान लिया 5 kg और फोर्स मैंने मान ली 49 न्यूटन। तो अगर मैं, और वो कह दे कि भाई फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑन 5 kg, 5 kg पे टेंशन बताओ। तो रस्सी तो दोनों में एक ही है ना, तो इस पे टेंशन क्या रहेगी, सेम। तो क्या हो गया, इसमें टोटल फोर्स पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वही आएगा, टोटल मास टोटल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या आएगा, F डिवाइडेड बाय, दो बॉडी हैं तो M1 प्लस M2। सोल्व करने पर हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, F इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास 7, 7 से काटेंगे तो आ गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि पहली बॉडी पर तो फोर्स काम कर रहा है, इधर तो काम कर रहा है T, इधर काम कर रहा है F, इस पर काम कर रहा है सिर्फ T, और एक्सेलरेशन हमने इसका ऐसे लिखा, इसका ऐसे लिखा। तो एक बार इस पर फोर्स पढ़ेंगे तो T किसके बराबर आएगा, 5 इंटू ए। इस पर पढ़ेंगे तो ये आएगा F माइनस टी इज इक्वल टू 2a, क्योंकि फोर्स इधर है, ये 2 kg था और ये 5 kg था। तो टोटल मास टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में फोर्स F है, तो ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 और ये बन जाएगी 1। इसमें से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसने 5 kg पे पूछा है टेंशन, तो वो हम इस पे निकाल देंगे। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखेंगे, जिसमें ये बेटा तीन बॉडी मान लेता है, जैसे एक, ये दो और ये तीन, है ना। तीन के लिए इसमें टेंशन T1 T2, इसमें टेंशन T2 T2, इसमें आएगा T1 T1, और कोई फोर्स है जो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी 200 kg, 200 न्यूटन। इसका मास ले लो 2 kg, इसका मास ले लो 5 kg और इसका मास ले लो 3 kg। तो ये बताओ कि 3 kg पर फोर्स कितनी होगी, ये आपका HW है। फाइंड टेंशन ऑन 3 kg, ठीक है, ये आप सोल्व करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बिल्कुल वैसा ही। देखो जैसे एक ब्लॉक ये है, इसको हमने एक
दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, फिर इसी से एक और ब्लॉक कनेक्ट हो गया, और इस बार फोर्स है वो दोनों तरफ काम कर रही है। मान लो इधर है 20 न्यूटन फोर्स और इधर है 100 न्यूटन फोर्स। तो हमें एक तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इनके बीच में फाइंड करनी है बेटा टेंशन। इसके बीच में मान लो T1 है और इसके बीच में T2 है ना, एक ही लिख दो, समझ में आ जाएगा कि ये टेंशन दोनों तरफ ही काम कर रही है, ठीक है। तो ये T2, अब इस पे टोटल हम एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो पीछे तो बैलेंस फोर्स था, अब ये अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस में क्या होता है कि भाई यहाँ एक तरफ 100 काम कर रहा है, एक तरफ 20 काम कर रहा है। तो जब हम नेट फोर्स लिखेंगे तो वो कैसे लिखी जाएगी, देखो, तो नेट फोर्स हम लिखेंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू, दैट विल बी 100 माइनस 20, दैट विल बी 80 न्यूटन। और टोटल फोर्स किसके बराबर होगी, टोटल मास, सपोज इसका मास अपने पास है 1 kg, इसके पास है 2 kg, और इसके पास है 5 kg। तो कितना आ गया ये, दैट विल बी 8a। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 के बराबर आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये काट देगा इसको, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अपने पास ये आ गया। अब इसके टेंशन कैसे निकालेंगे, देखो, तो जो पहला ब्लॉक है ना, इस पर इधर तो काम कर रहा है बेटा T1, इधर काम कर रही है 20, और एक्सेलरेशन है इधर, और इसका मास हमने माना है 1 kg, और टेंशन T2 है वो काम कर रही है किस पर, 5 kg पर भी काम कर रही है और 2 kg पर। तो तुम्हारी मर्जी है तुम किधर ही लेना चाहो तो इस 5 kg पे भी टेंशन T2 इधर काम कर रही है, इधर काम कर रही है 100 न्यूटन, और ऊपर एक्सेलरेशन है A, और A की वैल्यू तुम पता कर चुके हो 10 है। तो इस पर हम फोर्स लिखेंगे, टोटल फोर्स क्या आएगी, 1 इंटू में A इज इक्वल टू T1 माइनस 20, क्योंकि इधर T1 फोर्स काम कर रही है, इधर 20 न्यूटन फोर्स काम कर रही है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A इज इक्वल टू, हमारे पास A की वैल्यू तो हमें पता ही है 10 है, तो T1 माइनस 20, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 न्यूटन। और इसमें हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 5A। तो T2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास 100 माइनस 50, दैट विल बी 50 न्यूटन। तो एक ये क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें वो ये कहेगा कि मान लो पुली है वो फिक्स है ना, और एक तरफ मास हमने लटका दिया 5 kg, और एक तरफ लटका दिया बेटा 2 kg, और वो कहता है कि भाई इसका फाइंड करो एक्सेलरेशन एंड टेंशन, है ना। तो इसकी दोनों चीजें हम देखेंगे, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है और एक इसका फुल कॉन्सेप्ट भी है। तो पहले फुल कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है ना। और इसको कनेक्टेड बॉडीज डायग्राम बोलते हैं ना, कनेक्टेड, बुक्स में देखोगे तो ये कनेक्टेड बॉडी करके लिखा होगा। कनेक्टेड बॉडी मतलब दो बॉडी अलग अलग मास की, उनको कनेक्ट किया गया है एक पुली के अक्रॉस, है ना। ये टी एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं। इसकी एक ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई कितनी जितनी रस्सियाँ उतनी टेंशन, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जितनी रस्सियाँ उतनी टेंशन, जितनी बॉडी उतनी इक्वेशन। तो इक्वेशन किसकी, इक्वेशन बनेगी नेट फोर्स की। इस पर 50 न्यूटन और इस पर 20 न्यूटन नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो होगा क्या भाई, तो इस पर हम फोर्स लिखेंगे, ये फुल कॉन्सेप्ट वाला हिस्सा बता रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, दैट विल बी 50 माइनस टी विच इज इक्वल टू 5 है, ये पहली इक्वेशन। इस पर देखेंगे तो टी बड़ा है और 20 छोटा है, अनबैलेंस फोर्स, टी माइनस 20, और टोटल मास, टोटल फोर्स लिखेंगे तो क्या आएगा 2a, दैट विल बी इक्वेशन 2। जब भी दो बॉडी है तो मैंने दो इक्वेशन बना दी है नेट फोर्स की, बड़ी में से छोटी फोर्स घटाकर, और जब हम इनको ऐड ऑन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये बात ध्यान रखें कि जब इनको आप ऐड ऑन कर रहे हो तो टेंशन कट जानी चाहिए, दैट विल बी 30 इज इक्वल टू 7a। व्हाट अबाउट ए, दैट विल बी 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी भी एक वैल्यू में रखोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टेंशन का, ठीक है ना। तो इसके लिए जो जर्नल फॉर्मूला है
इसके फुल कॉन्सेप्ट के लिए जो जर्नल फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले यहाँ से बनेंगे इस केस में, जैसे वो आपको कह दे कि भाई ये हमारे पास m1 है, या ये m2 है, ये m1 है, और वो कह दे कि भाई एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा m1 माइनस m2 और इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो बहुत आसान है एक्सेलरेशन निकालने की। भाई जिस फोर्स से खींचा जा रहा हो, फोर्स जो खींचने वाली है ना, और फोर्स जो रोकने वाली है ना, जो स्टॉपिंग फोर्स है और जो खींचने वाली फोर्स है पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स में से स्टॉपिंग फोर्स घटा दो और डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये सिंपल सा केस है। अब इस ट्रिक का यूज करके देखो, मैं दो चार सवाल करवाता हूँ तुम्हें। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है अपने पास, वो क्या आता है कि जैसे अपने पास ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इसका मास 10 kg है, इसका मास 2 kg है, और मुझे इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो a इज इक्वल टू मैं सीधा ही लिख दूंगा 100 माइनस 20, क्योंकि ये करेगा इसको पुल, वो इस क्या करेगा इसको स्टॉप। ये रोकने की कोशिश करेगा कि कौन सा फोर्स 20 न्यूटन, और खींचेगा कौन इसको 100 न्यूटन नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो और डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है 10 और 2 12, दैट विल बी 18/20, तो 20/3 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अपन एक दो की बजाय तीन बॉडी का केस ले लेते हैं। जैसे ये एक पुली है ना, ये 2 kg है, ये 3 kg हो गया, और ये 5 kg हो गया। तो अब इसमें एक्सेलरेशन बताएंगे तो ये तो नीचे आएगा और ये कहाँ जाएगा बेटा ऊपर। तो इसके ऊपर तो फोर्स कितनी होगी 20 न्यूटन। और यहाँ से देखो, क्योंकि ये वाली रस्सी इन दोनों को बांधे हुए है, ये वाली, तो इसका मतलब मैं इसको पूरा एक सिस्टम कंसिडर कर लूँ। तो इसके ऊपर जो वेट काम कर रहा है वो कितना हो गया 18 न्यूटन काम कर रहा है। तो 18 न्यूटन है वो पुलिंग फोर्स है, और 20 न्यूटन क्या है स्टॉपिंग फोर्स है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया इसका 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है देख लो, 5 और 3 8 और 2 10, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। और एक्सेलरेशन एक बार आ गया तो हम टेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। टी की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे टी माइनस 20, सीधा लिख दो, और डिवाइडेड बाई 2 × 6। व्हाट अबाउट टी 12 + 20, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं, और इसके और भी केस हैं, वो देखो। एक और क्वेश्चन हम इसका यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो एक टेबल पे रखी हुई है एक बॉडी लाइक दिस, और एक बॉडी लटकी हुई है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, टेंशन इस पे T है और इस पे T है। अब ये इसे खींचेगा m1g से, लेकिन ये जो टेंशन है, क्योंकि इसमें पुलिंग फोर्स तो है, मतलब खींचने वाला फोर्स तो है, लेकिन इसमें क्या नहीं है बेटा, इसमें रोकने वाला फोर्स नहीं है ना। रोकने वाला फोर्स नहीं है तो ये तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और ये ऊपर की तरफ। अगर मैं मान लूं कि m1 m2 से बड़ा है सपोज, तो एक आंसर किसके बराबर आ जाएगा दैट विल बी m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये इस पर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसको 5 kg मान लोगे तो ये 50 आ जाएगा ऊपर, मान लो ये 3 ले लिया तो 5 और 3 8 नीचे आ जाएगा, है ना। इस तरह के इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं उसमें,
तो ये टी हो गया, ये टी हो गई, ठीक है ना। इसको मैंने मान लिया 10 kg और इसको मैंने मान लिया 2 kg, है ना। तो ये हो गया 100 न्यूटन। तो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, सीधा निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या आ गया, 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 और 2 कितना हो गया 12। तो इसका एक्सेलरेशन का आंसर आ गया 100/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इस टेबल वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं तो एक और देखो। जैसे एक पुली यहाँ लगा दी हमने, एक पुली यहाँ लगा दी, एक मास यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक मास यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक मास यहाँ कनेक्ट कर दिया, है ना। और इस तरह से इसको ले लिया, इसको ले लिया हमने 5 kg, इसको ले लिया हमने 2 kg और इसको ले लिया हमने 1 kg, ठीक है बेटा। तो साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इसका इधर होगा, इसका इधर होगा और इसका ऊपर की तरफ होगा। तो हम इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखो। तो इसमें भी वही काम करना है अपन को, एक्सेलरेशन। एक तो इसको देखो कि भाई पुल कौन कर रहा है, तो ये टेंशन हो गई, इधर मान लो T1 T1 और इधर होगी T2 और इधर होगी T2, है ना। तो एक्सेलरेट, इसको पुश पुल किधर किया जा रहा है, इधर देखें आप, है ना, यो पुल किया जा रहा है और ये टेबल पे रखा है, तो ये कोई इसमें जो स्टॉपिंग फोर्स है वो कहाँ लगाएगा नहीं, तो दैट विल बी 50 न्यूटन और ये आ गया अपने पास 10 न्यूटन। तो जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर आ गया अपने पास, 50 माइनस 10, क्योंकि अपने पास पुलिंग फोर्स होती है और एक स्टॉपिंग फोर्स होती है, इसका कोई रोल नहीं है ना। और डिवाइडेड बाय टोटल मास किसके बराबर है, 5 और 2 7 और 1 8, सिस्टम का टोटल मास हो गया बेटा 8। तो ये आ गया 40 डिवाइडेड बाई 8, इसको काटेंगे तो अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और किसी भी एक फॉर्मेट में हम टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो सपोज मुझे T1 पूछा गया, तो हम बताएंगे 50 माइनस T1, इस पर टोटल फोर्स लिख दो इतने इतने पर। टोटल फोर्स क्या होती है 50 माइनस T1 और इज इक्वल टू क्या आ गया 5A। एंड व्हाट अबाउट T1, तो ये आ गया 25 और 25 ही आ जाएगा, क्योंकि 50 में से 25 घटाओगे तो 25 ही बनेगा। तो ये 25 न्यूटन इसका T1 आ जाएगा और इस तरह T2 भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब जैसे एक इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पुली लगा देगा, एक ब्लॉक है वो यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक पुली है वो यहाँ लटका दी इसने। ये 5 kg है, ये 2 kg है, तो ये कितना हो गया अपने पास 50 न्यूटन। और इसका कंपोनेंट हम जानते हैं दैट विल बी mg साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो, क्योंकि कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे इंक्लाइन प्लेन पर, तुम्हें बताया था। अब थीटा की वैल्यू अगर यहाँ 30 डिग्री ले लूँ तो ये mg साइन थीटा किसके बराबर आएगा, 20 इंटू में 1/2, दैट विल बी 10 न्यूटन। और इन दोनों में टेंशन कितनी होगी T और ये भी T, ठीक है बेटा। तो अब इसके एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि ये बात क्लियर है कि ये एक्सेलरेशन इधर रहेगा और इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। क्योंकि देखो जब भी इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी होगी तो इस तरफ जो वेट का कंपोनेंट है वो कितना होगा mg साइन थीटा, m यहाँ पर 2 है, g की वैल्यू 10 तो 1/20 और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर हम लिखना चाहें तो a इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, a इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 50 माइनस, और जो हमारे पास ये mg साइन थीटा है इसको हम सोल्व करेंगे। तो mg साइन थीटा को सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है 10 बन रहा है ना। क्योंकि ये देखो इंक्लाइन में है, वो ये वाले सरफेस पर स्टॉपिंग फोर्स इसलिए नहीं लगी थी इन वाले केसेस में, ये स्टॉपिंग फोर्स क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर थे और ये वाला जो हिस्सा है ना ये इंक्लाइन सरफेस पर है, तो ये तो स्टॉपिंग फोर्स लगाएगा ही लगाएगा भाई। और टोटल मास किसके बराबर 5 और 2 5 kg, तो ये 2 kg है 7, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 40/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किसी भी एक में रखोगे तो ये टेंशन का आंसर दे देगा। अगला हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर मान लो कि ये दो एंगल पर हो, इस तरह से यहाँ पुली लगी हुई,
एक ब्लॉक ऐसे हो गया, एक ब्लॉक ऐसे। सपोज ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, और तो इसका क्या हो गया, ये मान लो 5 kg हो गया और ये 2 kg हो गया। तो इसका वेट तो कितना हो गया, mg sin 45, दैट विल बी 50/√2। और इधर कितना आ गया, mg sin 45 sin 30, mg sin 30 डिग्री, जो किसके बराबर आएगा, m की वैल्यू 2 kg, तो ये आ गया 10 न्यूटन। और इन दोनों में टेंशन कितनी है, ये टी हो गई और ये टी हो गई। तो खींच कौन रहा है, ये एक्सेलरेट, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, 50/√2 में से क्या घटा दें, 10 घटा दें, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास किसके बराबर है यहाँ पर, 5 और 2 7। तो ये इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा। मैंने रैंडमली रकम चूज की है बेटा, तो उसी हिसाब से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, मान लो ऐसे ब्लॉक्स दे दे बहुत सारे, तो यहाँ टेंशन हो गई T1 और यहाँ टेंशन हो गई T2, है ना, इन दोनों के बीच में ही है T2। तो इधर भी T2 इधर भी T2, और इसको ले लो हम 10 kg, इसको ले लेते हैं 2 kg और इसको ले लेते हैं 1 kg। अब इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर, जो हमारे पास पुलिंग फोर्स है वो कितनी है, 100 न्यूटन, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है तो माइनस का 0, और टोटल मास कितना हो गया 13। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 100/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किसी भी एक फॉर्मेट में हम टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। सपोज मुझे T2 फाइंड करना है, तो तुम्हें पता है कि अगर गाड़ी ये सारा एक्सेलरेशन इस तरफ ऐसे होगा नीचे की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है 1 kg पर सिर्फ क्या काम कर रही है, T2 ही काम कर रही है, और 2 kg पर इधर T1 काम कर रही है और इधर क्या काम कर रही है, T2 काम कर रही है, क्योंकि रस्सी में जो टेंशन होती है वो इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो क्या हो गया यहाँ पे, T2 किसके बराबर आ गया, 1 इंटू में ए, है ना। तो टेंशन यही आएगी 100/13 न्यूटन, ठीक है। T2 की वैल्यू निकाल देंगे तो T1 भी आ जाएगा, T1 यहाँ से निकाल लो, 100 माइनस T1 और इज इक्वल टू 10A, तो ये तुम्हारे पास T1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा केस था। तो बेटा आई होप सभी को ये आज का जो काम है वो अच्छा लगा होगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और इसका जो पार्ट 2 है वो बहुत जल्द डालेंगे हम, कोशिश रहेगी 1-2 दिन में ही डाल दें, ठीक है ना। कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अपने किसी ग्रुप में आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और बहुत जल्दी हम इसका एफबीडी का सेकंड पार्ट भी डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक्स को लेकर बच्चों में काफ़ी शंकाएं रहती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो आई होप सभी को ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा धीरे धीरे। आप वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट करके देखें, क्योंकि वन टाइम में एक बार में समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, इन वीडियो को देखें। एक बार आपको एक पैटर्न मैंने समझा दिया है कि टेंशन कैसे काम करती हैं, फोर्स कैसे काम करती हैं। पहले आप पहला वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखें, ठीक है ना, ताकि आपको फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आए। जब फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएंगे तो आप बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स निकालना भी सीख जाएंगे, और जैसे ही आप सीख जाएंगे तो आप टोटल फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।